ये वो क्वेश्चन है जो हमने क्लास में पढ़ाया और वो एग्जाम में आए। इसमें पहला ये क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्या है, भारत में शीतकालीन वर्षा की जलवायु परिस्थितियां और तंत्र को उसके स्थानिक वितरण के साथ समझाइए। यहां ध्यान देने वाली बात है, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करना चाह रहा था, लेकिन मेरा मानना है जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है उनको कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता। जैसे इसी बात को वो सिंपल लिख सकता था वेस्टर्न डिस्टरबेंस, ठीक है, वेस्टर्न डिस्टरबेंस लिख सकता था। इसी को हम बोलते हैं हिंदी में पछुआ विक्षोभ। इसके बारे में हम लिख सकते थे कि इसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों से होती है, जिसमें हम पछुआ हवाएं और ध्रुवीय हवाओं को मिला सकते हैं। ये वहां से भारत तक की यात्रा करती हैं जेट धाराओं के सहारे, जो ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए इंडिया तक पहुंचती है और यहाँ पामीर के गांठ से टकराकर या पामीर नोड से टकराकर इसकी दो ब्रांच हो जाती है। एक ब्रांच चली जाती है चाइना में, एक चली जाती है साउदर्न ब्रांच इंडिया में। इसी साउदर्न ब्रांच के सहारे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार तक बारिश होती है, जिसे हम बोलते हैं शीतकालीन वर्षा। ये वर्षा दिसंबर से लेकर फरवरी के महीने में होती है और ये वर्षा रबी की फसल के लिए फायदेमंद होती है। तो ये आप आराम से इसमें कर सकते थे, जिन बच्चों ने लिखा हो वो देख लीजिए। भारत के तट के साथ मैंग्रोव वन के बारे में आपके इनके पारिस्थितिक लाभ के बारे में बता सकते हैं। तो पहले आपको समझना है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट होते क्या हैं। एक ये ज्वारीय पेड़ होते हैं जो नमकीले पानी में आसानी से ग्रोथ कर सकते हैं। ये तटों को बांध के रखते हैं। तटों को बांधने से क्या होता है, प्राकृतिक आपदाओं से इसमें राहत मिलती है। उन प्राकृतिक आपदाओं में चक्रवात हो सकते हैं, सुनामी हो सकते हैं, ये सभी इंपैक्ट से रोकते हैं। इसके साथ साथ ये इकोलॉजी के लिए काफी अच्छे होते हैं, क्योंकि इनकी जड़ें के अंदर बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं। इन्हीं के आसपास बहुत सारे जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं ये डेल्टाई या तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो एक तरह का ये इकोटोन बनाते हैं। इकोटोन क्या होता है, जहां पर दो पारितंत्र आपस में मिलते हैं। इससे यहाँ पर बहुत सारे जीव जंतुओं को भोजन, आवास और खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है। ये सारे इसके हैं। इसके लाभों में क्या होता है, ये स्थानीय लोगों को रोजगार देता है। यहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है। पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित हम कर सकते हैं। सतत विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके साथ साथ भारत सरकार की कुछ योजनाओं के बारे में चर्चा कर सकते हैं, जो मैंग्रोव कंजर्वेशन प्लान है 2016-17। अभी 2023-24 के केंद्र सरकार के बजट में मिष्टी योजना की घोषणा की गई थी मैंग्रोव कंजर्वेशन के लिए। तो इतने सारे पॉइंट को आप इनको आराम से लिख सकते हैं। आगे चलते हम लोग। आगे क्या है, भारत में मिलेट। अब देखो, मिलेट मतलब होता है मोटा अनाज। इस क्वेश्चन को लेके बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे। तो मिलेट मतलब मोटा अनाज। मोटे अनाज में क्या आता है, ज्वार, बाजरा, रागी, ये तीनों आते हैं। मक्का भी आ जाता है इसमें। तो इसमें क्या करना था, उन सभी की प्रजातियां, उन सभी के लिए अनुकूल दशाएं। अनुकूल दशाओं में क्या होगा, ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा कम होते हैं, मिट्टी लाल या पीली होती है। इसमें क्या होता है, इसके उत्पादन में कौन सा देश आगे है, इनके उत्पादन में भारत का किसका है। तो यहां पर क्या होगा कि इसके बारे में हम कर सकते हैं, भारत सरकार ने 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया है। G20 में जितने भी हमारे मेहमान आए थे, उन सभी को हमने मिलेट से बने
भोजन कराए। इससे क्या होगा, भारत में मोटे अनाज को बढ़ावा मिलेगा। इससे भारत को हेल्थ इंडेक्स में काफी फायदा मिलेगा, क्योंकि ये हमारे पोषण स्तर को अच्छा करेगा, डाइजेशन को अच्छा करेगा। इससे क्या होगा, ह्यूमन एचडीआई इंडेक्स हमारा अच्छा होगा। तो इस पे बहुत सारे पॉइंट आप लिख सकते थे। इसकी भौगोलिक दशाओं में क्या होगा, वर्षा जहां पे 75 से 100 सेंटीमीटर होगी, तापमान होगा 28 से 32 डिग्री सेल्सियस होगा, मिट्टी मैंने बता ही दी है। तो ये सारी परिस्थितियां आप इसमें कर सकते थे। आगे चलते हैं हम लोग। देखो मखाना पे मैं क्या बोलूं, मखाना पे तो आप लोगों ने पूरी न्यूज सुनी है। मखाना तो क्वेश्चन आना ही था, नहीं आता तो सरप्राइज होता कि क्यों नहीं आया। तो मखाना पे एक चीज ध्यान रखिए, ये बताइए कितने बच्चों ने लिखा ये मखाना के उत्पादन में तो बिहार नंबर 1 है। और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइएगा कि कितने लोगों ने सही किया ईमानदारी से। मखाना के निर्यात में, ठीक है, और पैक मखाना की प्रोसेसिंग में, पैकेजिंग में कौन सा राज्य आगे है। तो बता दूं, ये गलती जिसने की होगी उनके नंबर कुछ कर सकते हैं। मखाना के उत्पादन में बिहार तो नंबर 1 है, लेकिन मखाना के पैकेजिंग और निर्यात में पंजाब नंबर 1 है। ये बात ध्यान रखिएगा। ये हिंदू में एक आर्टिकल आया था, जिस समय हमारी वित्त मंत्री जी ने इसका अनाउंसमेंट किया था, बहुत डिटेल में इसका आया था, ठीक है। इसके बारे में, इसको फॉक्स नट भी बोलते हैं, देखो आ गया, फॉक्स सीड भी बोलते हैं। ये ध्यान रखिए, इसका इंग्लिश टर्म्स है यहाँ पे। इनकी परिस्थितियां कह सकते हैं जहां पे बारिश ज्यादा होती है। देखो यहाँ पे लिखा है उत्पादन और विपणन, विपणन में पंजाब आगे है, यही बोलना चाह रहा था मैं। तो इसमें ध्यान रखेंगे, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, काफी हड्डियां मजबूत रखते हैं, हमारे ओल्ड एज पर्सन के लिए काफी अच्छा होता है। तो काफी अच्छा इसको, इससे बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा, इससे पलायन की स्थिति कम होगी, स्थानीय जॉब को बढ़ावा मिलेगा, बड़े बड़े उद्योगों द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, नई तकनीकी को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे क्या होगा, बिहार से काफी ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा भारत के 4 बड़े महानगरीय शहरों में उनके आसपास ऑटोमोबाइल उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग इसलिए जरूरी है कि भारत में टेक्नोलॉजी को लेकर पहले काफी एक रूमर था कि भारत की कारें और कंपनियां बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन पिछले 20 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, पहले इंडिया में ज्यादातर कारें किसकी, टोयोटा की, सुजुकी की, बाहरी कंपनियों की। लेकिन आज हमारे इंडिया में महिंद्रा देख लीजिए, टाटा देख लीजिए, इन लोग की कारें काफी वर्ल्ड क्लास है। और इसके सेंटर के रूप में क्या जरूरी होता है, टेक्नोलॉजी, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, R&D, इन सब की आवश्यकता पड़ती है। इनके जो महानगरीय क्षेत्रों के रूप में विकसित हुए हैं, इंडिया में सबसे पहला जो शहर था जिसको ऑटोमोबाइल सेंटर ऑफ इंडिया बोलते थे, मध्य प्रदेश का पीथमपुर। यहां से जब ये उद्योग आगे बढ़ा तो पुणे इसका नया सेंटर बना, चेन्नई जहां पे अशोक लेलैंड की बड़ी बड़ी गाड़ियां बनती हैं। और सबसे बड़ा फायदा, इस उद्योग का फायदा केवल भारत को ही नहीं मिला, पूरे विश्व को मिला, क्योंकि भारत जितने भी अफ्रीकी देश हैं, जितने डेवलपिंग कंट्री हैं, वहां पर भी इनका निर्यात कर रहा है। इससे हम बिजनेस के रूप में इसको काफी अच्छे से बढ़ावा दे सकते हैं। यानी ये हमारे लिए जॉब जनरेट करेगा, ये हमारे लिए R&D को बढ़ावा देगा, निर्यात को बढ़ावा देगा, हमारे इसमें काफी ज्यादा फायदा। तो इस पे बहुत कुछ आपके लिख लेंगे था, इसमें 7 नंबर में बहुत पर्याप्त था। आगे देखते हैं, प्रायद्वीपीय पठार की चट्टान और खनिज, इसके बारे में लिखेंगे। पहले हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में लिखेंगे, इसकी विशेषता क्या होती है, इसमें चट्टानें कौन कौन सी पाई जाती हैं, धारवाड़ क्रम, कुडप्पा क्रम, विंध्यन क्रम की चट्टानें लिख सकते हैं। इनकी विशेषताएं, इनमें कौन कौन से खनिज होते हैं और ये खनिज भारत के उद्योगों को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, जो भारत में उद्योगों की रीढ़ साबित हो सकते हैं। इसी में आप दे सकते हैं, किसमें, स्टील प्लांटों को दे सकते हैं, क्योंकि ये सारे उसी क्षेत्रों में हैं जहां पर ये खनिज पाए जाते हैं। अगर ये प्रायद्वीपीय पठार ना होता तो शायद भारत में स्टील प्लांट उद्योग इतने अच्छे से विकसित नहीं होता, क्योंकि उन्हीं क्षेत्रों में कच्चा लोहा के साथ साथ आपको कोयला पाया
जाता है, जिससे स्मेल्टिंग हो जाती है। इनके भौगोलिक परिदृश्य पे आप एक पॉइंट लिख के आ सकते थे, वेबर की थ्योरी। वेबर की जो लोकेशनल थ्योरी है, अगर उसमें जमशेदपुर को आपने ऐड कर दिया होगा तो आपका क्वेश्चन औरों से काफी एक्सक्लूसिव हो सकता है। उसके बाद इससे उत्खनन और खनन को, गतिविधियों को बढ़ावा देगा। तो इन सारे पॉइंट को आप अच्छे से यहाँ पे डिटेल में कर सकते थे। जिन्होंने किया होगा होपफुली उनका आंसर काफी अच्छा होगा। इसमें इंडिया के मैप को भी आप बना सकते हैं। इस पे हम आगे चलते हैं। जलोढ़ मिट्टी, ये मैंने परसों के ही क्लास में पढ़ाया है। तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में, इसके बारे में आपको करना है, इसके सब टाइप का डिवीजन करना है। सब टाइप में आ जाएगी भांबर, खादर, तराई, ये सभी इसी के मिट्टियों के पार्ट हैं। इसमें क्या करेंगे, इन मिट्टी में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, किन किन चीजों की कमी होती है। इसके अलावा यहाँ पे फसलों की बात भी करेंगे, यहाँ पे मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया की बात भी कर रहा है। तो इस मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, हिमालय की आने वाली नदियां जो महीन अवसादों को लेके आती हैं, वो बाढ़ के साथ जब पानी आगे बढ़ जाता है तो उसकी तलहटी में वो नीचे जमा होकर इन मिट्टियों का निर्माण करते हैं। ये मिट्टी हमारे भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए बैकबोन की तरह काम करती हैं, क्योंकि भारत में जितना भी कृषि उत्पादन होता है उनमें से 60 से 70% इन्हीं जलोढ़ मिट्टियों के द्वारा होता है। यदि ये हमारी खाद्य सिक्योरिटी के लिए अच्छा है, इससे हमारी खाद्य सिक्योरिटी होगी तो इन्फ्लेशन रेट काफी लो रहेंगे, जिससे लोगों को अपनी सेविंग करने में काफी फायदे, इसको हम इकोनॉमी से भी जोड़ सकते थे। ये क्वेश्चन देखो बिहार की जनसंख्या पलायन को लेकर है। इसमें हम एनसीईआरटी के फैक्टर भी ले सकते हैं। 8th क्लास की एनसीईआरटी ने एक चैप्टर दे रखा है ह्यूमन ज्योग्राफी में। इसमें हम पुल फैक्टर, पुश फैक्टर, इसमें कई सारे कारण देखते हैं। जॉब की कमी बिहार में, इसमें ये भी कर सकते हैं इसके क्या कारण हैं जो बिहार सरकार पलायन को नहीं रोक पाई है। उसमें सरकार द्वारा इसके लिखा परिणाम और जनसंख्या स्थिर करने के लिए राज्य द्वारा उठाए गए कदम, सरकार की योजनाओं के बारे में कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आप मेंशन कर सकते हैं, इसमें जनगणना को लेकर भी ऐड कर सकते हैं कि सोशल डिवीजन वहां पे क्या है, कौन कौन से वर्ग का पलायन ज्यादा हो रहा है, उनके इनकम ग्रुप को लेकर काफी सारी बातें इसमें ऐड हम कर सकते हैं। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा के बारे में ध्यान रखेंगे। इसमें सौर ऊर्जा क्या होती है, इसमें भारत में कौन कौन से राज्य आगे हैं। इसके अलावा इसमें देखेंगे अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी शुरुआत, इसकी जो रिसेंट में कंट्री मेंबर बनी है वो जोड़ सकते हैं। ये क्या होगा, पोल्यूशन फ्री है। इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू में ज्यादा है लेकिन जॉब जनरेट करने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। इससे क्या होगा, लोगों को जॉब मिलेगा। इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा तो इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि अभी तक जो इसके इक्विपमेंट है वो चाइना से इंपोर्ट होते हैं। अगर इंडियन कंपनियां इसमें R&D और रिसर्च को बढ़ावा देंगी तो वो इन्वेस्टमेंट हमारे इंडिया में रहेगा, जिससे लोगों को जॉब मिलेगा। काफी सारी पॉसिबिलिटीज में लिखी जा सकती थी। हाँ, इतना हो गया। तो जो ये मेरा ज्योग्राफी था तो मैं डिस्कशन कर दिया। होपफुली आपने इसी के अकॉर्डिंग आंसर लिखा होगा, और इसमें जो भी होंगी इनमें गवर्नमेंट की योजनाओं को जरूर ऐड करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने पॉजिटिव फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें।